Hello everyone, welcome back to Shaping Minds Binu. Today we will continue with our thinkers class and our thinker is Jurgen Habermas. Jurgen Habermas still alive, वो अभी भी जिंदा है. Born date आपको याद रखना है 18 जून 1929 और at present वो है 95 years के. जून में हो जाएंगे वो 96 years के 18 जून. वेरी गुड. बहुत इतनी लंबी जिंदगी आजकल कोई नहीं जीता, बट जर्जन हेबरमॉस हमारे थिंकर. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उनके. आइए उनसे स्टार्ट करते हैं. बिलोंग टू द स्कूल ऑफ क्रिटिकल थियोरी. कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? क्रिटिकल थियोरी से. एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है. दोनों, क्रिटिकल थियोरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल. व्हाट इज पब्लिक स्फेयर? जो जर्जन हेबरमॉस है वो पब्लिक स्फेयर की बात करते हैं, यानी वो एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम हर एक इंसान को उनका पर्सनल स्पेस नहीं देंगे किसी भी चीज के लिए, अगर हम उनको एक तरह से, कोई भी इंसान दूसरे को डोमिनेट करेगा तो वो चीजें इंसान को सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है. तो वो पब्लिक स्फेयर के एक तरह से कह सकते हैं हम फेवर में थे कि हर एक इंसान को उसका एक पब्लिक स्फेयर जरूर मिलना चाहिए, यानी पर्सनल स्पेस की बात करते हैं. नेक्स्ट इज आइडियल स्पीच सिचुएशन. अब देखिए, पहले उन्होंने बात की किस चीज की? पब्लिक स्फेयर यानी पर्सनल स्पेस की बात कर रहे हैं. देन आइडियल स्पीच क्या होता है? आइडियल स्पीच होता है दैट यू आर फ्री टू से और वी कैन से शेयर योर थॉट्स फ्रीली. आप अपने जो थॉट्स हैं, आपका जो आइडियोलॉजी है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके थ्रू आप जो भी चीज बोलना चाहते हैं वो खुल के बोल पाए, किसी भी तरह का डर ना हो. हिटलर जैसी सिचुएशन ना हो देश में कि बस मेरी सुनो, मुझे ही फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वैसा ना हो. एवरीबडी हैज, मतलब उसके पास होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरह से. तो ये वही है आइडियल स्पीच सिचुएशन. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एक्शन. वही है ये चीज कि कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं है कि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना इज डिफिकल्ट. कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की बात करते हैं. रैशनैलिटी क्या है? कि आप सोच समझ के आइडियल वे में नॉर्म्स एंड वैल्यूज को ध्यान रख के और उस तरह से कम्युनिकेशन स्किल को कम्युनिकेट करें लोगों से. सिस्टम एंड लाइफ वर्ल्ड डिस्टिंक्शन. देखिए, इसमें सिस्टम जो बोल रहे हैं वो उसमें पूरी सोसाइटी को काउंट करते हैं. एंड लाइफ वर्ल्ड यानी एक इंसान की पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी एक इंडिविजुअल का पूरी सोसाइटी में किस तरह से रोल है और कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करते हैं जर्जन हेबरमॉस. ये टर्म, ये जो सेंटेंस है, ये याद रखना है. नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड. जब कभी आपका पर्सनल स्पेस अफेक्ट होता है कि आप कहीं मूव नहीं कर सकते फ्रीली, आप जा नहीं सकते, जैसे आप देखेंगे कि हिटलर के टाइम पे, या फिर आपको देखने के मिलेगा जहां पर भी आर्मी रूल करती है ना कि गवर्नमेंट, वहां पे ऐसी सिचुएशन होती है. इवन चाइना एंड वन मोर, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें. वहां पे जिस तरह का हम कह सकते हैं कि आर्मी रूल करती है ना, अथॉरिटेटिव चीज है वहां पर. रूल है अथॉरिटेटिव, यानी एक ही पर्सन का रूल पूरे कंट्री पे एक तरह से. तो वहां आप अपनी मर्जी से चीजें नहीं कर सकते. कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड मतलब जहां पे आपका पर्सनल स्पेस खत्म हो चुका है, आपको सब कुछ, आपकी ऑल द एक्टिविटीज जो है वो आपको दूसरे के अकॉर्डिंगली करनी पड़ेंगी. कॉलोनाइजेशन उसको बोलते हैं, यानी जब आप किसी के अधीन हो जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्राइसिस की बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. आपको इन चारों में से कोई दो भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, इवन नाम भी पूछ सकते हैं. इसमें से कुछ एक ऑड वन नाम ऐड कर सकते हैं, नेम टर्म यूज कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि लेजिटिमेसी, मोटिवेशन, इकोनॉमिक एंड रैशनैलिटी, ये चारों ही हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस. किसके? जर्जन हेबरमॉस के. लेजिटिमेसी होता है, क्राइसिस होता है जब जो देश की जनता है वो गवर्नमेंट जो उस टाइम पे रूल कर रही है उस पर विश्वास ना कर पाए, उसमें उन पर उनका फेथ खत्म हो जाए, यानी जो जनता है वो अपनी रूलर जो गवर्नमेंट है
उसी में फेथ ना दिखा पाए, ऐसे सोचे कि यार ये लोग हमारे लिए सही कर रहे हैं या नहीं, उन्हीं पे क्वेश्चन मार्क ले आए, दैट इज लेजिटिमेसी क्राइसिस। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, के जब आपका अपने ही नेशन के लिए एक तरह से अटैचमेंट एंड लगाव खत्म हो जाए तो मोटिवेशन क्राइसिस आता है, यानी आप अपने ही नेशन से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप अपने नेशन को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी वो पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, तो उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। तो मोटिवेशन क्राइसिस यही होता है जब आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं अपने नेशन हुड के लिए खत्म हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तो बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक जब फॉल कर जाए और क्राइसिस बढ़ जाए जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, दैट इज। एंड रेशनैलिटी, रेशनैलिटी होता है जब गवर्नमेंट जो है वो जो जनता से उसने वादे किए थे ना बड़े बड़े इलेक्शन लड़ने से पहले, हम ये कर देंगे, हम वो पॉलिसी ले आएंगे, हम ये एक्ट पास कर देंगे, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, हम इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, जब कभी गवर्नमेंट उन चीजों में फेल हो जाए, जो पब्लिक के डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने में फेल हो जाए, तब होता है रेशनैलिटी क्राइसिस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, जर्जन हेबरमॉस, इसमें आपको याद रखना है टेलियोलॉजी, ड्रामाटर्जिकल, नॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेटिव। टेलियोलॉजी, ड्रामाटर्जिकल, नॉर्मेटिव, ये मेरे ख्याल से आप खाली टर्म भी याद रखेंगे कि ये टर्म्स किसकी हैं तो भी इट्स इजी। ड्रामाटर्जिकल तो होता है आप अपने आप को कैसा दिखाते हैं लोगों के सामने, आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन, एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी आप कैसा दिखाते हैं, मतलब एक तरह का ड्रामा जो आप क्रिएट करते हैं, आप अपने घर के अंदर कैसे हैं, आप बाहर कैसे हैं, दैट इज। नॉर्मेटिव होता है अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज, उनको बचा के रखना, उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना। कम्युनिकेटिव, दैट्स इजी, ये कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सब चीज़ें। नेक्स्ट इज मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, अगेन अ PYQ, क्योंकि ये भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, ये टर्म यूं की यूं आती है, कई बार पूछ लेते हैं कि मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट की बात कौन करते हैं, जर्जन हेबरमॉस। इसका मीनिंग क्या है? देखिए मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी होता है जब आप अपने कुछ ट्रेडिशनल कल्चर्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, आपके रिचुअल्स, उनको थोड़ा बहुत कहीं पीछे छोड़ते चलते हैं और आगे की चीजों को अपनाते चलते हैं। ठीक है, आप अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, एक तरह से आप दूसरे के कल्चर को थोड़ा अडेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आप ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या चीजें हो जाती हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्निटी। तो उन्होंने इसको अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट इसीलिए कहा कि आप सोच के देखिए कि ये जो मॉडर्निटी है, ये जो हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इज दैट इज हेल्पफुल या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो दोनों ही तरह की चीजें हैं। अभी देखिए आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी के टाइम पे हमारे जो फोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, देखा जाए तो आप यहाँ बैठ के यूएस के इंसान के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आप खुद ही अपने घर में देखिए, एक घर में 4-5 लोग हैं, सबके पास फोन है, सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी आ गई है कि जो फैमिलीज हैं उनमें दूरी है। वैसे देखा जाए तो पूरे ग्लोबलाइजेशन में हम लोग कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से, चीजें बहुत पास लगती हैं, वैसा लगता ही नहीं है कि यूएस बहुत दूर है, हम वहां कनेक्ट नहीं कर सकते। हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद के ही घर में, खुद के ही आसपास, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि लोकली जो चीजें हैं वो ज्यादा दूरियां आ गई हैं उनमें, और जो पूरा ग्लोब की अगर हम बात करें तो वो एक तरह से सिमटता हुआ नजर आता है। दैट इज कॉल्ड मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, तो इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी सब कुछ अच्छा अच्छा ही लेकर आई है, इसीलिए उन्होंने इसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा, क्योंकि इससे सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत भी हुआ है। नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड थ्योरी, ये याद रखना है। कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड वही है, आपका पर्सनल स्पेस जब आपसे छिन जाए, आपको किसी के अधीन रहना पड़े, उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़े, आपको फ्रीडम ना हो, वो सब चीजें। नेक्स्ट इज डिस्कोर्स एथिक्स। उसके बाद डेलिबरेटली डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में हम ये कह सकते हैं कि जो वन नेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, अपने नेशन के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए प्यार होता है, कुछ भी कहीं वॉर अगर छिड़ जाए तो सारे देशवासी बिल्कुल रेडी हो जाएं कि हम भी रेडी हैं आर्मी को हेल्प करने के लिए। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोता जा रहा है।
हम लोग ग्लोबली तो बिल्कुल एक हो गए हैं, है ना, हम हर एक कंट्री से कनेक्टेड हैं, लेकिन अपने नेशन के लिए जो प्यार है, जो उसके लिए जज्बा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। दैट इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज पोस्ट नेशनल कॉन्स्टिलेशन। पोस्ट नेशनल कॉन्स्टिलेशन वही है कि खुद की नेशनैलिटी, खुद का जो देश है, उसके लिए चीजें कम होना। कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को करना चाहिए, ताकि देश में एक तरह से यूनिटी बनी रहे। तो उसके लिए उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म जो है, पैट्रियोटिक जो फीलिंग है, उसकी जरूरत है। तो ये था जॉर्जन हेबरमॉस का, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बता दूं, जॉर्जन हेबरमॉस का कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में जॉर्जन हेबरमॉस पार्ट 2, ताकि वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि लेक्चर अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉर्जन हेबरमॉस पार्ट 2। Please do like, subscribe and share my YouTube channel if you found my videos informative. Thank you so much. Bye bye.